आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर, जिसको आम अल्फाज में कंधे का जाम हो जाना कहते हैं और मेडिकल टर्म उसके लिए एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इस्तेमाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट एट नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक. I'm a gynae rehab specialist and sports and medicine specialist. I used to work with Pakistan Rugby Union as an ex-assistant physical therapist. फ्रोज़न शोल्डर या कंधे का जाम हो जाना क्या होता है? हमारा जो शोल्डर जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मिलकर बनता है और जब उसके इर्द गिर्द मौजूद कैप्सूल की थिकनेस हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, तो वो एडहेजन की तरफ लेके जाता है, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है या फ्रोज़न शोल्डर। इसके 3 डिफरेंट स्टेजेस आ जाती हैं, जिसके अंदर फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोज़न स्टेज और थॉइंग स्टेज है। फ्रीजिंग स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है जो 1 to 6 मंथ्स के लिए प्रोलॉन्ग रहती है। इंतहाई पेनफुल स्टेज है जिसमें पेशेंट की कंप्लेन होती है, ना ही एक्सटर्नल रोटेशन पॉसिबल है, ना एब्डक्शन पॉसिबल है, सीधा हाथ ऊपर लेके जाना, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, कपड़े चेंज करना, बाल कंघी करना बहुत मुश्किल हुआ है। सेकेंड स्टेज हमारे पास आ जाती है फ्रोज़न स्टेज, जो 6 to 12 मंथ्स के लिए प्रोलॉन्ग करती है। इट इज़ अ पेनफुल स्टेज, इसमें भी पेन उसी तरह से होती है लेकिन थोड़ी सी रिकवरी की तरफ जा रहा होता है। लेकिन इस स्टेज पे हम क्रॉनिक इसको कंसीडर कर देते हैं। बिल्कुल मोबिलिटी जो है पेशेंट की रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है लेकिन एडहेजन्स काफ़ी हद तक कवर हो चुके होते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आफ्टर 12 मंथ्स के लिए स्टार्ट होती है, फिर वो प्रोलॉन्ग कर जाती है 1 ईयर या 2 ईयर, क्योंकि अगर हम उसको अनट्रीटेड लेफ्ट कर देंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं प्लान करेंगे, तो वो फिर थॉइंग स्टेज की तरफ चली जाएगी, जो कि 12 महीने के बाद 1 साल तक या 2 साल तक मुसलसल जारी रह सकती है। अब ये इसके रीज़न्स क्या होती हैं, क्यों किसी का कंधा जाम हो जाता है, क्यों फ्रोज़न शोल्डर की तरफ लीड किया जाता है? प्राइमरी स्टेजेस भी हो सकती हैं और सेकेंडरी स्टेजेस भी हो सकती हैं। प्राइमरी स्टेजेस हो सकती हैं जैसे आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या वैसे ही कोई ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, कोई मसल स्ट्रेन या मसल स्प्रेन हुआ है, एडहेजन्स हो गई हैं, या फिर आप डायबिटिक हैं, ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं, या आपका हार्ट का कोई इशू है जिसमें आपने एको वगैरह कराई हुई है, ECG वगैरह प्लान्ड है और सारा कुछ। इन केसेस के अंदर हम इनको प्राइमरी केसेस कह सकते हैं। सेकेंडरी केसेस कौन से होते हैं? स्पेशली इसके अंदर फीमेल्स भी इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स को ये होता है और जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि BP हाई होता है और अब कंधों में दर्द आने लग गया है, पट्टे कमज़ोर हो गए हैं और एक कंधे से दूसरे कंधे में भी जाता है पेन। अब हमारा लोकलाइज नहीं रहा, रेडिएटिंग पेन हो चुका है, एक जगह नहीं ठहरता, कंधे के साथ साथ गर्दन में भी दर्द आ गया। ये सेकेंडरी कॉजेज़ हो सकती हैं। शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा होने के इसके चांसेस हैं, उनका कोई ना कोई एक अपर पार्ट या लोअर एब्डोमेन के जो पार्ट हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, पेन के अंदर मसल स्टिफनेस हो जाती है और फिर ये डिफरेंट कॉजेज़ को लीड करता है। अब इसके ट्रीटमेंट प्लान क्या है और फिजियोथेरेपी में इसका क्या रोल है? दूसरे डॉक्टर्स के पास आप चले जाएंगे, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल फिजिशियंस, वो आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एनसेड्स, पेन किलर्स की तरफ ले आएंगे, डिफरेंट स्टेरॉइड्स रिकमेंड करेंगे, जो वक्ती तौर पे तो आपका पेन ख़त्म कर देता है लेकिन बाय द टाइम उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होते। तो फिजियोथेरेपी में हम 2 तरह का ट्रीटमेंट प्लान देते हैं। एक मैनुअल थेरेपिस्ट जो है वो पोजिशनिंग उसको जॉइंट की बहुत अच्छे से पता होनी ज़रूरी है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और उसके इर्द गिर्द मौजूद जो मसल्स हैं उसको ग्लाइडिंग और ट्रैक्शन करानी आनी चाहिए। उसके लिए उसको पोजीशनिंग पता हो तभी वो, वरना गलत मसल को ग्लाइड ना दे दे, गलत जॉइंट को ट्रैक्शन प्रोवाइड ना कर दे। ये हो गया मैनुअल तरीका। मोबिलाइजेशन भी इसी को ही कहते हैं और मैनुअल थेरेपी भी इसी को कहते हैं। हमारे पास फिजिकल थेरेपी में एक आसान तरीका मौजूद है जो कि इलेक्ट्रोथेरेपी है, जिसके अंदर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपीज़ का इस्तेमाल करते हुए आपको रिलैक्स करते हैं, स्टिफनेस को ख़त्म करते हैं और पेन फ्री ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी, हाइड्रो डायथर्मी आ जाती है, इंफ्रारेड रेडिएशन आ जाती हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपीज़ आ जाती हैं और टेंस और EMS का इस्तेमाल किया जाता है। डीप हीट दे के सबसे पहले पेशेंट को, हमारे पास वॉक करके पेशेंट आया कि मेरा कंधा जाम हो चुका है, मैं पेन में हूँ, मैं मूवमेंट नहीं कर सकता, कपड़े बदलने मुश्किल है, कंघी करनी मुश्किल है, वज़न नहीं उठाया जाता। तो इस सारी कंप्लेंट्स के बाद हम सबसे पहले उसको गरमाइश देने कहते हैं ताकि पट्टे की स्टिफनेस ख़त्म हो सके, उसका मसल रिलैक्स हो सके। फिर उस पर टेंस और EMS इस्तेमाल करके, न्यूरो स्टिमुलेटर्स इस्तेमाल करके मसल के अंदर सर्कुलेशन को इन्हांस किया जाता है और फिर उसको ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू। अगर आपको भी ऐसी कोई मसले पेश आ रहे हैं तो अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें नोवीमेड के थ्रू या फिर हेल्थ मैटर्स के थ्रू। थैंक यू सो मच।